हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। हमारा जो चैप्टर था एकविमीय गति, जिसमें हम पिछले कक्षा में हमारी पिछली क्लास थी, उसमें हमने वेग समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, आपको इस चैप्टर को अच्छे से रखना है तो आपको वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब की परिभाषाओं को अच्छे से आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूले के साथ में। और छोटी छोटी परिभाषाएं, सभी परिभाषाएं को क्लास में बताना संभव नहीं है, इसलिए आप बुक जरूर पढ़ें। बुक में जो छोटी छोटी, चाहे ताक्षणिक वेग हो, परिवर्ती वेग हो, चाहे औसत वेग हो, औसत चाल हो, ये सभी परिभाषाओं को आप अपने स्तर पर पढ़िए और कॉपी में नोट भी कीजिए। आपको पता है कि 1 सितंबर से आपकी आगामी जो होने वाली मंथली टेस्ट है, उसमें ये सभी विषय जो 28 तारीख तक पढ़ाया जाएगा वो सब आपके सिलेबस में आएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ऑब्जेक्टिव के स्तर की तैयारी करते जाइए, जिससे आपका नंबर अच्छा होगा। क्योंकि भविष्य में यही अंक जुड़कर ही आपका रिजल्ट बनता है। तो ये जो महीना वाला टेस्ट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए, अपने स्तर पर पढ़ते रहिए। अगर किसी भी विषय पर डाउट हो, अर्थात मेरे विषय के किसी टॉपिक पर अगर आपको डाउट दिखाई लगता है या समझ में नहीं आता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। निर्धारित समय पर आप कॉल कीजिए। आप मुझे 11 से 12 के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम चलेंगे, नया टॉपिक है हमारा आपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? अब अगर उसकी परिभाषा के पहले हम कुछ बातें जाने, तो जैसे हम जानते हैं कि ट्रेन में यदि आप बैठे हैं और आप बैठे हैं तो और ऐसे लगते हैं कि पेड़ दौड़ रहे हैं और आप स्थिर हैं। क्या कोई व्यक्ति है, वो अगर बाहर खड़ा हुआ है और आप गतिमान हो, तो एक दूसरे के सापेक्ष दोनों की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है। तो यही बतलाता है किसी गतिमान या स्थिर वस्तु के सापेक्ष आपेक्षिक वेग वह दर होता है जो यह बतलाता है कि पहले वस्तु की सापेक्ष दूसरे वस्तु की स्थिति बदलती हुई प्रतीत होती है। इसी घटना को ही हम आपेक्षिक वेग कहते हैं। इसके व्यंजक की तरफ हम चलेंगे। इसके लिए पहले रेखा चित्र बना लेते हैं। ये ए और बी दो वस्तु है जिनके वेग v1 एवं v2 है। ये सदिश का निशान है, तीर रहता है तो सदिश कहलाता है। t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति x0 तथा t बराबर t समय में वस्तु की स्थिति x1 तथा b के लिए x0 समय में इसकी स्थिति x20 और t समय पर इसकी स्थिति x2t है। अर्थात 0 समय है तो x1 और क्या है, t समय है तो x1। 0 समय है तो x2 और t समय है तो x2, और इनके वेग क्रमशः v1 और v2 है। ये एक ग्राफ है। तो मैंने जो भी आपको बताया वह क्या था, एक प्रकार का मानकीय चित्र वर्णन। मैंने जो आपको बताया था लिखने का तरीका, कल के पिछले क्लास के वर्णन में बताया था। चित्र वर्णन एक लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए, जिसके कारण हम क्या कर सके, हमारे लेखन शैली में क्वालिटी आ सके। तो मैंने बताया चित्र वर्णन लिखना है आपको, तो चित्र वर्णन में पहला लिख देंगे, माना कि ए और बी दो वस्तु हैं जिनके वेग v1 और v2 है। t समय में ए के लिए t बराबर 0 समय में वस्तु की स्थिति x10 तथा t समय पर x1t है। इसी प्रकार t समय पर t बराबर 0 समय में b की स्थिति x20 तथा t बराबर t समय पर x2t है। तो एक समान वेग गति का समीकरण तो करके फिर हम व्यंजक करेंगे, और व्यंजक में एक समान विद्युत गति का समीकरण होता है xt x0 प्लस vt। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक समान रेखीय गति का जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसी के आधार पर हम बोलेंगे ए के लिए
ए के लिए बात करूंगा तो इसी के अकॉर्डिंग x1 t इज इक्वल टू x10 प्लस v1 t। देख लीजिए 1 1 था तो 1 1 कर दिया। अब b के लिए बोलूंगा और b के लिए बोलूंगा तो हो जाएगा सब टू हो जाएगा x2 t इज इक्वल टू x20 प्लस v2 t। ये समीकरण नंबर 1 हुआ और ये समीकरण नंबर 2 हुआ। अब हम चलेंगे, हम कहेंगे समीकरण नंबर 2 में एक को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस 1 किया तो x2t माइनस x1t, RHS को LHS के साथ घटाया और RHS को RHS के साथ, x20 प्लस v2t माइनस x10 प्लस v1t, x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 माइनस x10। ये माइनस अंदर जा रहा है, ये जो माइनस है ये अंदर जा रहा है। फिर हम जाएंगे प्लस v2t माइनस v1t, x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x20 माइनस x10। इसको एक ब्रैकेट में ले ले रहा हूँ और ये दोनों में t कॉमन है, देख पाएंगे आप, t कॉमन निकाला तो हो गया v2 माइनस v1। इसको इधर पक्षांतर करके ले आऊंगा x2t माइनस x1t, इसको भी एक ब्रैकेट दे देता हूँ, माइनस पूरा इधर आ गया तो x20 माइनस x10 इज इक्वल टू बचा v2 माइनस v1 इनटू t। फिर क्या करूंगा x2t माइनस x1t माइनस x20 माइनस x10 अपॉन t इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो ये अगर शब्दों में कहेंगे, ये कह रहा है t बराबर t समय में a के सापेक्ष b की स्थिति में परिवर्तन स्थिति में परिवर्तन को बता रहा है, अंतिम माइनस प्रारंभिक, और ये कह लेगा माइनस t बराबर 0 समय में a के सापेक्ष b की स्थिति में परिवर्तन और बटे समयांतराल इज इक्वल टू क्या था v2 माइनस v1। तो आप देख रहे हैं स्थिति में परिवर्तन की दर मतलब समय, तभी तो वेग, तो वेग में भी परिवर्तन, तो कैसे बताएंगे, पीछे से पढ़ते हैं, ये v1 है तो बताएंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू a के सापेक्ष b के वेग b का, a के सापेक्ष b का आपेक्षिक वेग, और जब v1 माइनस v2 हो जाएगा तो b के सापेक्ष a का आपेक्षिक वेग। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो ये था आपका इसका व्यंजक आपेक्षिक वेग का, जिसे आप देख सकते हैं। इसमें 3 कंडीशन भी है, फिलहाल आप व्यंजक देख लीजिए, उसके बाद मैं इसके कंडीशंस की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करूंगा आप लोगों का।
इसके कंडीशन की तरफ चलेंगे। पहला कंडीशन है जब V2 बड़ा होगा V1 से, अर्थात इस स्थिति में जब यहाँ आपने मुख्य चित्र देखा था V2 का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो ऊपर की ओर जाते जाएगा, इस प्रकार से ये आगे बढ़ते ही जाएगा V2 और V1 अपने रास्ते पर चलता जाएगा। इस स्थिति में दोनों के बीच जो दोनों रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी क्या होते जाएगी, निरंतर बढ़ते जाएगी। इसी चीज को लिखना है आपको। दूसरा कंडीशन जब V1 बड़ा होगा V2 से, इस स्थिति में आपको देखना है V1 बढ़ रहा है और V2 अपने जगह में ही चल रहा है, तो V1 बढ़ रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या कर लेंगे, प्रतिच्छेद कर लेंगे। इस शब्दों का प्रयोग आपको करना है, चित्र बनाकर लिखना है। और तीसरा कंडीशन जब V1 और V2 दोनों आपस में बराबर होंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों ही एक समान वेग से आगे की ओर अपना अपना बढ़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे को नहीं काट रहे और दोनों परस्पर क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ये थे जो जो शब्द को मैंने कहा है, इसको सब चित्र बना के आपको शब्दों में लिखना है। तो ये था आपेक्षिक वेग का व्यंजक उसकी स्थिति के साथ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपेक्षिक वेग की गणना करना है यदि V1 और V2 के मध्य बना कोण क्या होगा, थीटा होगा। चित्र देखते हैं, मान लिया जाए, देखिए ये V1 है और ये V2 है और इनके मध्य बना कोण क्या है, थीटा है। हम बताएंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A के सापेक्ष B का आपेक्षिक वेग, या V1 माइनस V2 कहेंगे तो हो जाएगा A के सापेक्ष की जगह B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग। चित्र बनाएंगे हम इसी को ही थोड़ा सा आगे लेकर। जब ये हमारे पास जो चित्र था V1 और V2 का, तो जब V2 को हमने पीछे, यही चित्र वर्णन है जो मैं कहूंगा, इसको ध्यान से देखेंगे सुनेंगे। जब V2 को पीछे की ओर बढ़ाया, जो कि सदिश होने के कारण यह ऋणात्मक हो जाता है, दिशा बदलती है तो चिन्ह बदल जाता है। और हमने क्या किया, नाम दे दिया, इसको P कहा, इसको Q कहा। जब हमने OQ को पीछे की तरफ बढ़ाया तो उसको क्या कहा, ऋण V2 तथा OP के समांतर एवं OR के समांतर एक रेखा खींचा जिससे एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। ठीक है, और ये तो थीटा ही था। अब इसका परिणामी, इस चतुर्भुज का परिणामी क्या है, OS है, जो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण झुका हुआ है। और ये जो शेष है ये पूरा तो रेखीय युग्म से 180 होता है, लेकिन ये हमको इतना ही मान निकालना है, तो ये पूरा में 180 में 100 थीटा को घटेगा तो हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये चतुर्भुज का जो पूरा जो कोण बन रहा है 180 माइनस थीटा बन रहा है, क्योंकि ये रेखीय युग्म से एक दो कोण बन रहा था, तो थीटा प्लस अगर उसको 180 माना तो x इज इक्वल टू 180 माइनस क्या होगा, थीटा। अभी अल्फा को नहीं गिन रहे ना, हम अल्फा को गिन ही नहीं रहे, बस ये एक कोण और इस कोण के बारे में बात किए थे, उसको ध्यान लगाकर रखिएगा। तो चित्र वर्णन में कैसे बताएंगे, माना कि V1 और V2 दो वेग हैं जिनके मध्य बना कोण थीटा है। इसी प्रकार हम बताएंगे जब OQ को पीछे की ओर बढ़ाया तो उसका परिणामी भुजा माइनस V2 हुआ, अतः OR और OP के समांतर हमने क्या किया, भुजा को खींचा जिससे एक समांतर चतुर्भुज ORSP प्राप्त होता है तथा इसका परिणामी OS है तथा इसका परिणामी क्षैतिज के साथ झुकाव वाला कोण अल्फा है तथा चतुर्भुज का जो अंदर का जो आंतरिक कोण है, जो अंतर कोण है वो 180 माइनस थीटा है। तो ये आपको मैंने चित्र वर्णन बता दिया, आप ये निकाल के चित्र वर्णन भी लिखेंगे। अब हम चलेंगे व्यंजक की तरफ। व्यंजक तो हम
बलों के समांतर चतुर्भुज से चालू करेंगे। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जहां पर इस चित्र के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे तो P का मतलब V1 होगा, Q का मतलब V2 होगा और R का मतलब V होगा और थीटा का मतलब 180 माइनस थीटा होगा। तो हम इसके मान को यहाँ पर रखते हैं तो R V इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस 2V1 V2 cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा का मान होता है माइनस cos थीटा, तो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 cos थीटा। इसी प्रकार क्षैतिज के साथ जो झुकाव होता है से झुकाव का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू V2 sin थीटा अपॉन V1 प्लस V2 cos थीटा, या इसको कह दो इसी की भाषा में Q P प्लस Q cos थीटा। जैसे यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था उसी का है। तो फिर आप जानते हैं ये सब मान को हम वहाँ पर रखेंगे तो tan अल्फा इज इक्वल टू V2 sin थीटा अपॉन V1 प्लस V2 cos 180 माइनस थीटा भी रखना पड़ेगा। ये आपका आपेक्षिक वेगता बेसिक हुआ। अब इसके तीन कंडीशन होते हैं। तीन कंडीशन, ये दोनों रेखाएं जब एक ही दिशा में हो, जब एक ही दिशा में होंगी तो दोनों के बीच में कोई भी कोण नहीं बनेगा अर्थात 0 डिग्री। दोनों परस्पर लंबवत होंगी मतलब 90 डिग्री, विपरीत दिशा में होगी मतलब 180 डिग्री। ये तीन कंडीशन को हमको चेक करना है। फिलहाल इस व्यंजक को देख लीजिए, फिर मैं मिटाने के बाद मैं तीन कंडीशन किस पर मान रखूंगा ये भी बता देता हूँ। इस पर मैं एक बार 0 रखूंगा, एक बार 0 डिग्री रखूंगा, एक बार 90 डिग्री रखूंगा, यहाँ पर 180, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री और 180, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। V2 sin 180 थीटा माइनस थीटा का साइन ही होता है और V1 माइनस V2 cos थीटा, क्योंकि मैंने अभी बताया था cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस होता है, तो माइनस लगा। तो तीनों के कंडीशन इसमें केवल 90 का चेक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 और 180 में इसकी वैल्यू वैल्यूएबल मतलब आंशिक मान प्राप्त नहीं होता, इसलिए मैं इसको 0 और 180 में चेक नहीं करूंगा। आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। अब आप देखेंगे इसकी स्थिति, पहली स्थिति जब थीटा इज इक्वल टू 0 अर्थात दोनों एक ही दिशा में, दोनों का मतलब दोनों वेग एक ही दिशा में हो, तो मैं मान रखूंगा v इज इक्वल टू रूट ओवर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 0 का मान होता है 1, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, इसलिए हो जाएगा v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा, बाहर आ जाएगा वर्ग है तो वर्गमूल से, तो v1 क्या हो जाएगा v2। ये पहला कंडीशन हुआ। दूसरा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अर्थात ये दोनों परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, और जब लंबवत होंगे तो क्या होगा देखेंगे, फिर से चेक करते हैं मान को। v इज इक्वल टू रूट ओवर v1 का स्क्वायर प्लस
v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90 v इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जीरो, क्योंकि cos 90 का मान क्या होता है जीरो, तो टोटल जीरो से गुना होगा तो ये पूरे जीरो हो जाएंगे। तो हमारे पास केवल बचेगा रूट ओवर v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। इसके बाद हमारा एक थर्ड कंडीशन बचा है जिसे हम चेक करेंगे। उससे पहले 90 में इसको भी चेक करना है। 90 के लिए कहा था इसको चेक करना है। tan अल्फा इज इक्वल टू मान रखेंगे v2 sin 90 अपॉन v1 माइनस v2 cos 90। tan अल्फा इज इक्वल टू sin 90 का मान 1 होता है तो v2 और ये अपॉन v1, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, 0 का गुना v2 से होगा तो 0 होगा और सिंगल v1 हमारा बचेगा। अर्थात इसका जो क्षैतिज से झुकाव का कोण है tan इनवर्स v2 अपॉन v1, ये होता है इसका मान। अब हम इसके लिए करेंगे 180 के लिए तीसरा कंडीशन, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है, और जब 180 हो रहा है उसके लिए हम कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। v इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 180। तो v इज इक्वल टू cos 180 का मान होता है -1, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस 2 v1 v2 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर, अर्थात v इज इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2। प्यारे बच्चों, ये था आपेक्षिक वेग की गणना जब v1 और v2 के मध्य जो बना हुआ कोण होता है वह थीटा होता है। ये था आपका आपेक्षिक वेग, जिसे आप देख सकते हैं। आज के मैंने दोनों व्यंजक बताए हैं, ये दोनों 5-5 अंक के हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो निश्चित ही आते हैं परीक्षा में, सब्जेक्टिव पेपर्स में आते हैं। तो आप देख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।